हेलो हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट हुआ होगा, आई थिंक 9 दिसंबर को, है ना, उसका डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है यहाँ पे, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर साइन ऑफ वाई इंटू वन प्लस वाई कॉट वाई, और नीचे एक्स इंटू ये सब दे रखा है। बेसिकली ऊपर आप देखो तो कंप्लीटली वाई का फंक्शन है, नीचे जो है वो कंप्लीटली एक्स का फंक्शन है, तो आप वेरिएबल सेपरेबल पे भी जा सकते हो, है ना। वेरिएबल सेपरेबल जैसे करोगे तो बेटा क्या लिखा जाएगा, इसको इधर फेंक दिया तो x इंटू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर ई इंटू डी वाई बराबर साइन ऑफ वाई इंटू वन प्लस वाई इंटू कॉट ऑफ वाई डी बाई, ये जाएगा। और इसको आप वेरिएबल सेपरेट कर ही दियो, अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे देखो आप, पहले तो इधर वाले को देख लो, तो एक्स स्क्वायर ई पड़ा हुआ है अंदर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर ई को थोड़ी देर के लिए टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2xe dx बेटा बनेगा कितना, dt बन जाएगा। ये वाला ये जो x और dx है ये अपना किस में चला जाएगा, dt अपॉन 2e में चला जाएगा। और ये सिंपली कितना बचेगा, ln ऑफ t बचेगा। ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्या आएगा, चलो ये कर ही देते हैं अपन, LHS वाले को कर रहे हैं ना। वेट अ मिनट। ठीक है, तो LHS वाले को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। LHS वाला समझ गया, ये वाला। तो दिस इज इक्वल टू 1/2e को बाहर कर दीजिए आप, और ये सिंपली ln ऑफ t dt बनेगा। इधर से देखोगे तो 1/t हो गया। अच्छा, यहाँ हम IBP लगाएंगे ऑफकोर्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा 1। ठीक है, करा होगा आपने। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वो बनेगा सिंपली कट के dt ही रहेगा। और इसको फर्दर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/2e, और t कॉमन निकल जाएगा, तो ln ऑफ t माइनस 1। कभी कभी बेटा याद भी रख लेना चाहिए। तो ये सिंपली ये आ गया अपने पास, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक साथ ही डाल देंगे, इधर का सब मिला के एक ही डाल देंगे, बार बार अलग अलग क्या डालना। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनली मिलेगा 1/2e, और t की जगह पे जो लिखा हुआ था अपना एक्स स्क्वायर ई, वो आप लिख दीजिए ln ऑफ एक्स स्क्वायर ई, और ये -1 है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना, ई से डिवाइड लग जाएगा। तो ये एक्स एक्स कट गया, और ये 2 को चाहो तो आगे लेके जाना, चाहो तो आगे लेके चले जाओ। तो बेटा वो आ जाएगा 2x² ln ऑफ x डिवाइड बाई 2e। तो 2 से 2 भी कट गया, तो अल्टीमेटली ये x² अपॉन ई इंटू ln ऑफ x बन जाएगा। यहाँ तक सही है। तो ये लेफ्ट वाले का अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया। अगर हम बात करें राइट वाले के इंटीग्रेशन की, तो वो भी देख लीजिए आप, है ना। देखो भाई, राइट वाले के लिए क्या करोगे आप, यहाँ देखो, यहाँ पे सिंपली कितना लिखा हुआ है, साइन वाई और ये सब चल रहा है ना। तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बनेगा साइन वाई प्लस वाई इंटू, है ना, साइन वाई को कॉट वाई से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखते हो कॉस वाई ही बचेगा, है ना। तो वो आ जाएगा बेटा कितना, कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई। अब अगर आप नोटिस करें तो देखो, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है और वाई का डेरिवेटिव 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपना एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका बन गया बेटा, डी ऑफ साइन वाई इंटू वाई इंटू साइन वाई का। समझ गए क्या आप लोग, अरे वाई का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, साइन वाई का ये लिखा हुआ है, तो ये बेटा इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया। नीचे ऑफकोर्स डी वाई आएगा, वो इससे कट जाएगा, तो सिंपली ये बना, तो जो इंटीग्रेट होकर आएगा वाई इंटू साइन ऑफ वाई। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आया वो आया x² अपॉन ई इंटू ln ऑफ x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप c लगा लीजिए। जैसे इन्होंने दे रखा है कि y ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो x बराबर 1 डालने पे y भी 0 है ना। तो 1 यहाँ डालूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगी, और y 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, देन c भी 0 ही बनेगा। तो सिंपली हमारे पास बेटा ये आ जाना चाहिए, y इंटू साइन वाई इज इक्वल टू x² इंटू ln x अपॉन ई। ठीक है, अब देख लो ये किस ऑप्शन में बैठ रहा है। ये वाला जो है वो किस ऑप्शन में हमारे पास बैठ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को, है ना। ये तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, डी और सी। ए ऑप्शन थोड़ा दिख रहा है, बट उसमें ई का क्या लोचा कर दिया समझ में नहीं आया, है ना। और दूसरा हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक हमने कहीं ई का कोई मिस्टेक कर दिया क्या, एक बार चेक कर लो।
यहाँ पे अपने पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ई आ गया, ठीक है। तो 2xe dx हो गया एंड दिस इज dt, तो x dx हमारे पास कितना हो गया, dt अपॉन 2e हो गया, और ये बनेगा सिंपली ln ऑफ t। तो 1/2e चल ही रहा है, ये आ गया भैया, इसमें आएगा यार e, तो e कहाँ चला गया, e जाने का कोई सेंस ही नहीं बनना। अच्छा एक e पड़ा है ना, सॉरी ये कट गया यहाँ से, है ना। तो e गायब हो चुका है, e गायब हो चुका है, तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा अपना, a आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इंटू ln x इज इक्वल टू वाई इंटू ये, तो a आंसर बनेगा भाई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अच्छा ये इधर ही पड़ा है क्या। अगले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे बोला है ABCD is a quadrilateral, E is the point of intersection of a line joining the midpoint of the opposite side, है ना। If O is any point and OA plus OB वेक्टर प्लस ये सब चल रहा है, तो बेसिकली क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप, है ना। तो लेट्स सपोज ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा पैरेललोग्राम ही बनेंगे, कोई नहीं, ABCD, ठीक है। इसमें बोला है E इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटल है, कोई भी कुछ भी है, तो आप एक अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए स्पेशल केस ही मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया, तो इसका मिड पॉइंट देखो, अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ, स्मॉल a वेक्टर है, इसका ऐसे ही b है, इसका ऐसे c है, और इसका d है, और स्पेशल केस मानना तो o को मान लो, ओरिजिन मान लो, है ना, रट्टा ही खत्म हो जाएगा। तो इधर बेटा सिंपली क्या दिखेगा आपको, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू x e वेक्टर, है ना। e जो पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया वो e का मान लिया, जो इंटरसेक्शन से आ रहा है, मिड पॉइंट से, है ना। ये वाला ऐसे आया और ऐसे ये वाला है, तो ये बेसिकली e हो जाएगा। इसकी बात करें तो c प्लस डी बाई टू आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है ना। ऐसे ही ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा बेटा b प्लस सी बाई टू आ जाएगा, एंड इधर से बेटा कितना आ जाएगा, a प्लस डी बाई टू आ जाएगा। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे तो दिख ही रहा है ना। ये वाला चीज यहाँ से मिड पॉइंट ही बन जाएगा इसका, है ना। तो मिड पॉइंट में क्या आएगा देखो भाई, तो जो ई इसका पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और बाई टू एक पहले से है और एक और करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर से भी निकालोगे तो सेम ही आने वाला है। तो क्लियर कट दिख रहा है भाई। इसकी जगह मैं डाल दूं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो ये सब कट के x की वैल्यू सिंपली कितनी आ जानी चाहिए 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बेटा बोला गया है क्या, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विद डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। कितनी बार भी इसको डिफरेंशिएट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे पास एफ ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा हम, और सभी x के लिए ऐसा है। देन हमें बोला है कि 2026 बार डिफरेंशिएट करो और जीरो डालने पे वैल्यू क्या आ रही है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, आप समझो यहाँ पे एफ ऑफ 2x स्क्वायर, ज्यादा कुछ हमारे पास करने को इसमें होता नहीं है इस तरह के सवालों में, और यहाँ पे बहुत ही स्पेशल केस पूछा है कि जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो वो सुनो। सबसे पहले दोस्तों, ये वाली जो चीज है ना, इसको फंक्शन को एक इवन ऑड फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना। इवन ऑड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x को सिंपली माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, तो आप देखोगे भाई इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2x क्यूब आएगा, और इधर बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें, अगर मैं इन दोनों को बेटा इक्वेट कर दूं, क्योंकि इधर वाली चीज बराबर है तो इधर वाली चीज भी बराबर होनी चाहिए, तो 2x क्यूब एफ एक्स बराबर माइनस का 2x क्यूब एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा। यहां से अगर आप देखें तो 2x क्यूब कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में बेटा बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। ये जीरो होगा, है ना, कोई सेंस नहीं है। ये वाली चीज वहां से निकल के आई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब ये जीरो होगा ना, दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। ये इस बात की निशानी है बेटा कि जो एफ एक्स हमारा है बेटा क्या है, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाएगा तो आपने ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर मान लो एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो देखो भाई ध्यान से, एफ एक्स ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर सारे एक्स के लिए वैलिड है तो मैं इसमें अगर जीरो भी डाल देता हूं तो भी ये वैलिड ही रहेगा, है ना।
x इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, है ना, कैमरा ही सेट करते रहोगे। चलो देखो, यहाँ पे x बराबर 0 मैंने डाल दिया, तो अपने पास क्या आएगा, 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 हमारे पास दोस्तों कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब f ऑफ 0 की बेसिकली वैल्यू 0, मतलब आप ये मान के चल सकते हो, ये प्रॉपर्टी के तौर पे भी हम लोग लिखाते हैं कि अगर फंक्शन हमारा ऑड है और 0 उसके डोमेन में है ना, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, ये चीज हमें पता होती है। अब एक और बात सुनो, अगर f ऑड है तो एक बार डिफ्रेंशिएट मैंने करा उसको, जैसे कि एक बार डिफरेंशिएट करोगे आप, ऑड फंक्शन है, जैसे मान लो यही है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कैसा होगा, है ना, तो ये फंक्शन जो होगा बेटा आप सोच के देख सकते हो, जैसे कि ये फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट मारता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से मुझे पता करना है कि एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट मार दो, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और एक चेन रूल से एक माइनस इधर से आएगा और इधर से बेटा माइनस का एफ डैश एक्स बनेगा, तो आप देखोगे ये कट गया, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ रहा है, मतलब माइनस खा गया वो, तो ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन बन जाएगा। मतलब आप समझ लो, एक बार डिफरेंशिएट, ऑड को एक बार डिफरेंशिएट किया तो इवन बन गया, फिर एक और बार करेंगे तो वापस ऑड बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर मैं ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो इवन बनेगा, और इवन नंबर ऑफ टाइम ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो ऑड ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 2026 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करने पे एक ऑड फंक्शन ही आएगा, और उसके अंदर जब तुम 0 डालोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले क्वेश्चन में देखें इस वाले क्वेश्चन में बेटा बोला गया है इन अ डाटा ऑफ 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 से लेके x15, ठीक है, और यहाँ पे xi का स्क्वायर दे रखा है 3600, और ये 1 से लेके 15 तक का वैल्यू दे रखा है 175। इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन 20 was found wrong and was replaced by its correct value 40, then corrected variance is। देखो भाई वेरिएंस निकालना है तो सिंपल सी बात है, देखो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, और नीचे टोटल 15 ऑब्जर्वेशन, और मीन जो आएगा ये बनेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ये आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये पाया कि एक जो इसमें एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 20 थी, है ना, तो वो मिस हो गया, तो जो करेक्ट सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई, करेक्ट वाला, क्योंकि यही सब दो कंपोनेंट है, तो इसमें देखो ध्यान से, हमारे पास 3600 दे रखा है टोटल, उसमें से मैंने क्या किया भाई, है ना, माइनस का 20 का स्क्वायर घटा दिया और 40 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बना, 3600 प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ऐसे देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 60, और a माइनस बी कितना हो जाएगा 20। तो अपने आप देखोगे 3600 तो ये आ गया, और प्लस कितना आ गया 1200 ये आ गया, है ना, तो 12 चौक 48, 4800 बेटा बनेगा ये, है ना। नेक्स्ट अगर अपन देखें सिग्मा ऑफ एक्स आई कितना बनेगा, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई जो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई जो आएगा वो कितना आएगा, उसमें भी देखो आप 175 दे रखा है आपको, उसमें से आप 20 माइनस कर दीजिए और 40 को ऐड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली 20 को ऐड करना है, तो 195 ये बन जाएगा, समझ गए आप लोग। तो हमने बस उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल दी, दिस इज इक्वल टू नया जो करेक्टेड आ रहा है वो इतना आ रहा है, और नीचे बेटा 15 है, माइनस ये वाला कितना आ रहा है 195 है, डिवाइड बाई कितना है 15 है, फिर स्क्वायर कीजिएगा, तो आप देख लीजिए इसको एवेल्युएट करके कितना ये बेटा बन रहा है। तो 5 से उड़ा दिया, 5 निम 45, और 5 छक्के 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 320। यहाँ से देखोगे तो ये भी देखो 15 कम 15 और 15 तिया 45, 13 बार जा रहा है, तो 320 माइनस का 169, 13 का स्क्वायर, 10 में से एक 9 गया तो 1 आ गया, और बेटा ये 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, और 151 आ जाएगा, तो 151 ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोला गया है बेटा क्या, एक रेखा ये दे रखी है, मतलब एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, दोनों के बीच में हमें शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालिए, और देखोगे आप तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इनके डीआर एक रेशियो में नहीं आ रहे, तो मतलब ये स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या किया जाता है बताओ, इसमें से ये वाला जहां से पास कर रही है वो घटा दीजिए, तो जो डिस्टेंस आएगी दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करो, चलो इसमें से ये भी घटा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ये माइनस किया तो ये बेटा कितना आया 3i कैप,
माइनस जे प्लस जे कट गया और ये माइनस का 2k कैप आया, है ना। ठीक है, अब देखो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किस पे, इन दोनों के क्रॉस पे। तो इन दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए आप। तो जैसे मैंने मान लिया कि भाई सपोज ये अपना है क्या, P है, और लेट्स सपोज ये अपना है क्या, Q है। तो P क्रॉस Q अपन निकालते हैं। तो P क्रॉस Q बेटा निकाल लीजिए आप, तो वो आ जाए कितना, I कैप J कैप K कैप, और यहाँ पे बनेगा कितना 1 2 -3, और उधर से आ जाएगा 2 4 -5। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करिए तो क्या आएगा बताइए, आई कैप ये जाएगा इधर से तो माइनस का 10 आएगा और प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस का जे कैप ये गया तो ये आ गया माइनस का 5, प्लस का 6 आ गया, और प्लस का के कैप बनेगा तो ये इधर से आएगा 4 माइनस का 4, ऐसा। ठीक है भाई, इस तरीके से बनेगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, प्लस का 2 आई कैप, और ये बेटा आ गया माइनस का जे कैप, और ये तो खत्म ही हो गया, तो इतना बचा 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ पे डॉट कर दीजिए 2 आई कैप माइनस जे कैप का, और बेसिकली प्रोजेक्शन लेते हैं अपन, है ना। जो भी हम यहाँ पे जो इनिशियल वेक्टर्स है उनका डिफरेंस लेने के बाद उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं किस पे, जो P क्रॉस Q है डायरेक्शन का क्रॉस पे, उस पे, है ना, ताकि वो कॉमन नॉर्मल बने, और शॉर्टर डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आती है, बात आपने सुनी होगी। ठीक है, और नीचे अपने पास आ जाएगा 2i माइनस जे। ठीक है ना, बेसिकली क्या है, ये है a माइनस बी वैक्टर, समझ गए आप, a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, a माइनस बी, और ये मान लो अपना कुछ आ रहा है P क्रॉस Q जो भी है। तो आप क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस पे, है ना। तो आप देखोगे भाई लेट्स से ये कुछ x वेक्टर है और ये कुछ y वेक्टर है, तो आपको लिखना होता है भाई, है ना, मॉड ऑफ और कॉस थीटा इनके बीच का एंगल होता है, सही है ना। तो कॉस थीटा आप कैसे लिख सकते हो, x डॉट वाई, और नीचे आ जाएगा ये सब। तो अल्टीमेटली जिससे प्रोजेक्शन लेते हो उसी के मैग्नीट्यूड से आप एक बार डिवाइड कर देते हो, क्योंकि ये तो कट ही जाता है। तो इस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो इसी के मैग्नीट्यूड से अपन क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखोगे आप, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब डॉट प्रोडक्ट सीधे सीधे, तो 3 दूनी 6 ही आ गया, और इनका तो कुछ होगा नहीं, बात ही खत्म हो गई। नीचे कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, √5 आ जाएगा, 6/√5। तो आंसर बेटा कितना बनेगा, सी वाला आंसर बन जाएगा। क्लियर है, देख अगले क्वेश्चन में देखें। अगले क्वेश्चन में बेटा हमें बोला है यहाँ पे क्या, एफ एक फंक्शन दे रखा है 1, से √2, में। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है ये, तो एफ एक्स हमारे पास क्या दे दिया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये सब, है ना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का 2 कर दीजिए। ठीक है, और जी भी है इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ, जी जो है इसका इनवर्स दे दिया है। तो ठीक है, हमें बताना है, अच्छा देन द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो भैया इसको डिफरेंशिएट मारते हैं ना। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जी डैश ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर चेन रूल से बेटा अंदर वाले का करूंगा तो 2f ऑफ एक्स आएगा इंटू एफ डैश एक्स आएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसको किया जी डैश ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, फिर अंदर वाले का किया 2f(x), फिर एफ डैश एक्स, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे, तो हमने डाल दिया। तो जी डैश ऑफ, देखो भाई ध्यान से, एफ स्क्वायर ऑफ 3 आएगा इंटू 2f(3) आएगा, और ये बेटा एफ डैश ऑफ 3 आएगा, ये सब वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो पहले हमने बोला कि चलो एफ स्क्वायर ऑफ 3 कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने f3 निकाला, तो f3 देखोगे यहाँ पे डालूंगा तो 3 माइनस 1 2 का 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 6, बोलो 6 आएगा। तो बेसिकली ये 6 बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, जी डैश ऑफ 6 निकालना है, और 2 इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाली थी वहां से, कितनी आई थी, √6 आई थी, वो डाल दीजिए, ये सही है ना। और एफ डैश 3 हमने अभी नहीं निकाला, चलो निकाल देते हैं। तो एफ डैश 3 बेटा कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x-1 का स्क्वायर प्लस का 2, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो 2 इंटू x-1, देखा आपको ये, है ना, 1/2, और ये सब आएगा और फिर ये आएगा, तो ये तो कट गया भाई। और इसमें जब 3 डालूंगा x बराबर 3, तो ऊपर बनेगा 2 और नीचे बनेगा कितना, अच्छा यहाँ पे तो √6 ही बनता है, तो ये बन जाएगा 2/√6। अरे सही बात है ना, देख लीजिए आप, 1/2 हो गया, ये हो गया, और फिर ये हो गया, और फिर 3 डाल दिया, वेरी गुड, तो 2/√6 सही है। तो यहाँ पे बेटा कितना किया अपन ने, 2/√6 किया, तो ये आप देख सकते हो कट गया। तो फाइनली आपको वैल्यू जो निकालनी है 4 टाइम्स ऑफ g-6 की वैल्यू निकालनी है, समझ गए क्या आप। अब ये g-6 कैसे निकलेगा, तो वो जो रेगुलर सवाल होते हैं वैसे ही निकलेगा।
रेगुलर सवाल का मतलब क्या हो गया कि एफ और जी इनवर्स दे दिया है ना, फिर कुछ कुछ करवा लेता है वो, है ना। समझ रहे हो आप लोग? तो कैसे करोगे देखो, वही वाली बात हमने लिख लिया कि भाई अगर एफ ऑफ जी इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स बेटा जो हमारा एक्स के बराबर होएगा ही होएगा, ठीक है। या फिर जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब मैंने मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ जी एक्स है ना इंटू जी डैश ऑफ एक्स बराबर 1 आ जाएगा, सही है। अब मुझे दिख रहा है जी डैश 6 सही है, तो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा क्या, एक्स बराबर 6, तो रख देते हैं। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6 बराबर 1, तो यहाँ से बेटा जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू तो आ गई 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ 6 आ गई, है ना। अब हमें बेटा निकालना है क्या, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 6। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, वो तो अभी निकाले थे, यही तो था एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ, अच्छा जी ऑफ 6 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ मान ली, लैम्डा वैम्डा है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो एफ डैश ऑफ लैम्डा मेरे को चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है भाई। एफ डैश ऑफ लैम्डा चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लैम्डा डाल दीजिए। तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा बेटा, लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2, ये बनेगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो लैम्डा कैसे निकलेगा। तो लैम्डा निकालने के लिए आप थोड़ा बुद्धि लगाओ। जैसे आपको बोला गया भाई, क्या बोला गया है आपको कि एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो देखो आपको देखना है कि जी ऑफ 6 का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ये एफ है, मतलब इधर से इधर देखोगे है ना, इधर से इधर देखोगे तो भैया ये एफ है, और इधर से इधर देखोगे तो ये जी बन जाएगा क्योंकि इनवर्स है। तो अल्टीमेटली आपको देखना है बेटा कि जी का इनपुट 6 है, मतलब ये कभी ना कभी एफ की रेंज 6 रही होगी, है ना। एफ की रेंज 6 रही होगी। तो अब कब रही होगी वही हमें पता करना है, मतलब किस एक्स के लिए ये जो है वो 6 रहा होगा एफ एक्स, क्योंकि जी के बारे में पता नहीं है। निकालना चाहो निकालोगे, अननेसेसरी मशक्कत होगी। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू ये बेटा 6 कब रहा है, सोच के देखिए, है ना। अगर जी के अंदर 6 डाल के मैं वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ तो भैया एफ में कुछ डाला होगा तब जाके 6 पैदा हुआ होगा। फिर हमने जब एफ इनवर्स के अंदर या जी के अंदर 6 डाला होगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली वापस क्या वैल्यू डाली थी वो हमें चाहिए। तो वो निकलेगी कहाँ से, ये तो निकलेगी भाई, इसको बराबर 6 के करिए आप। तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2, सही है ना। तो यहाँ से x माइनस 1 की जो बेटा वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ऑफ रूट 34 आएगी, बट अगेन हमें पता है क्योंकि जो x है वो x से बड़ा ही है ना, तो माइनस रूट 34 लेने कोई सेंस नहीं है, ये ले। तो अब देखो अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, वो हमने लैम्डा माना था। तो लैम्डा माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई वो रूट 34 आ गई, समझ गए आप। अरे बेटा किस वैल्यू पे आ रहा है, यही तो लैम्डा था। लैम्डा यहाँ पे डाला जाएगा एक्स के अंदर, एक्स के अंदर लैम्डा डाला तो मुझे 6 मिला। तो जब जी के अंदर 6 डालूंगा तो लैम्डा मिला, बात समझ में आई। तो वो क्या एक्स था, वो ये लैम्डा एक्स था। तो लैम्डा माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज, और इसी की वैल्यू चाहिए हमें, लैम्डा चाहिए भी नहीं। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 6 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, रूट 34 आएगी यहाँ पे, समझ में आया ना। सीधी सीधी लैम्डा माइनस 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे 34 और 2 36 आएगा जो कि 6 बनेगा। तो ये बन गया सिंपली इतना। अब हमें जो निकालना है दैट इज जी डैश ऑफ ये। तो देखो भाई ये करोगे तो बेटा ये इसका उल्टा आएगा दैट इज 6 अपॉन रूट ऑफ 34, सही है ना। यहाँ पे देखो आप तो ये 4 इंटू इसकी जगह डालूंगा 6 अपॉन रूट ऑफ 34, तो बेटा बनेगा कितना 24 बटे रूट ऑफ 34। तो आप देखेंगे ये अपना जवाब बन जाएगा, जो कि हमें कहाँ दे रखा है, कहीं तो दे रखा होगा, हाँ ये दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस है ना। तो ये इनइक्वालिटी के बेसिस पे है, आजकल खूब क्वेश्चन इस तरीके के जेईई मेंस वगैरह में आने भी लगे हैं। तो कैसे करते हैं उनको, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखो इसका डायग्राम बनाना चाहा, ताकि हम चीजों को बिना डायग्राम के देखो नहीं होगा। और समझो ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल डायग्राम आपसे एरिया अंडर द कर्व में वो बनाने को बोलेगा, नहीं, सिंपल सिंपल से रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखें कि ये देखो x प्लस 3 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखो x प्लस 9 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा ऑरिजिन शिफ्टिंग से एरिया में कोई चेंज नहीं आता, मतलब कहने का सिंपल सा बेटा ये है, जैसे मैं एक सर्कल है ना, सेंटर 0 0 है, रेडियस मान ले 1 है। अब मान ले सेंटर मैंने इसका कर दिया 2,2 और रेडियस अभी भी 1 है, मतलब शिफ्ट कर दिया, और यहाँ 0 0 को 2,2 पे शिफ्ट कर दिया।
ठीक है भाई, रेडियस अभी भी स्टिल 1 है। तो क्या इसका एरिया और इसका एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, ऑरिजिन शिफ्टिंग से कोई चेंज नहीं आता। बट पैरेलली आपको ये भी समझना है कि भैया जो भी हम शिफ्टिंग करेंगे वो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो हमने एक काम करा, ये रूट एक्स होता तो अच्छा लगता, यहाँ पे x+3 है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ऑरिजिन को अपन को बेटा कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? -3,0 पे। जैसे ये शिफ्ट करेंगे, मतलब आप ऐसे समझो कि x+3 को अपन ने बेसिकली t डाल दिया, ये मान लीजिए आप, तो है ना। तो होगा क्या? होगा सिंपली ये कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ t हो जाएगा, ठीक है, मोड़ लगा के। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5y इज लेस देन इक्वल टू x+3 को तो t डाल दिया, तो t प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू 15, बात खत्म। अब इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा, है ना, वही एरिया इनसे भी होगा, क्योंकि हमने दोनों में शिफ्टिंग करी है, ऐसी बात नहीं कि एक में करी है ना। इसको हमने x+3 को t माना, यहाँ पे भी माना, यहाँ पे भी माना। अब हमें क्या फर्क पड़ता है, t है वेरिएबल और x है, क्या फर्क पड़ना भाई, क्या फर्क पड़ना। आप इस x एक्सिस को t एक्सिस नाम दे दीजिए, है ना, और इस y एक्सिस को बेटा y एक्सिस ही रहने दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप जानते होगे भाई y बराबर रूट एक्स, स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, x। तो ये वाला पैराबोला होता है। बट अगेन जब y की वैल्यू वापस रिकैलकुलेट करोगे तो y बराबर आएगा प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स। तो जो प्लस वाली ब्रांच होती है वो ये होती है, माइनस वाली ब्रांच होती है वो ये होती है। तो हमें तो भैया प्लस वाली चीज मतलब है, तो ऊपर ही बनेगा। तो हमने बोला कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ t का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो t को मॉड t से रिप्लेस किया गया है, तो t के अंदर अगर माइनस का वैल्यू भी, सॉरी, t की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, तो मॉड के अंदर नेगेटिव भी अगर आ जाए तभी पॉजिटिव कर देगा। मतलब जैसा ग्राफ इधर है वैसा वैसा इधर बनेगा, मिरर इमेज सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो हमने इस तरीके से बना दी। अगली कहानी देखो इधर। अच्छा, अब एक और चीज, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू है ये, है ना। तो इक्वल टू तो इसी पे मिल जाएगा, बट ग्रेटर देन कहाँ मिलेगा ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट पॉइंट उठा उठा के देखे। जैसे ये तो 0 0 ही है ना, शिफ्टिंग करने के बाद ये 0 0, मान लो कोई भी पॉइंट उठा लिया मैंने, 1,0 उठा लिया फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे मैं डालूं y की वैल्यू 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1, बोलो ये तो गलत है ना बेटा। x की वैल्यू, ओहो हो, ये 1,0 यहाँ थोड़ी आएगा, 0,1 होगा, t 0 होगा और y 1 होगा। अब देखो y 1 डाला तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बोलो ट्रू है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इस एरिया में, कौन से एरिया में, इस वाले रीजन में ही हमें मिल जाएगा। कौन से वाले? ये इसके ऊपर ऊपर वाला, है ना, नीचे वाला नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर वाला बताएगा। अब उसके बाद ये वाली इक्वेशन देखिए आप, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रखा है, t इज लेस देन इक्वल टू, इधर से सुनो, t इज लेस देन इक्वल टू 15 है ये। 15 में से ये अपना कितना 6 चला जाएगा, तो बेटा ये बनेगा 9, है ना। तो t इज लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। और इधर से क्या बोल रहा है, 5y इज लेस देन इक्वल टू t प्लस 6, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू सिंपली t बाई 5 प्लस 6/5, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो t इज लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, तो t इज लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब मान लो यहाँ पे कहीं होगा 9, ठीक है। तो t बराबर 9 ये इक्वेशन है, सही है ना। लेस देन इक्वल टू 9 इधर चले जाओ आप। उसके बाद अब इसकी भी सुनिए, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये सिंपली अपनी लाइन होगी y इज इक्वल टू t/5 प्लस 6/5। तो इसका जो स्लोप है वो 1/5 हो गया और y इंटरसेप्ट 6/5 है, तो ऊपर से ही इस तरीके से कहीं ना कहीं जा रहा होगा। अब ये कब कब कट कर रहा होगा ये चेक करने के लिए मैंने सॉल्व कर लिया। तो y की जगह रूट एक्स डाल दिया, तो रूट एक्स इंटू 5 बराबर ये, अरे रूट एक्स कहाँ से आ गया, अब तो रूट टी डालेंगे ना यार, रूट टी इंटू 5 बराबर टी प्लस 6, सबको उधर लेके चलेंगे। इसको देखो ये भी रूट टी का स्क्वायर बनेगा, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ टी प्लस का 6 बराबर 0 आएगा। सॉल्व किया तो देखो अब परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट तो क्या फैक्टराइज हो रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 2 और 3 से मिल जाएगा 6, और 2 और 3 जोड़ने पे मिलेगा 5, तो रूट टी माइनस 2 आएगा। दूसरा फैक्टर बेटा बनेगा कितना, रूट टी माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा रूट टी की वैल्यू 2 आ गई, मतलब टी की वैल्यू एक तो 4 बनेगी और एक जो है टी बराबर 9 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो लाइन है ना टी बराबर 9, इस पे भी कट करेगा भाई ये लाइन, उसी वाले पार्ट को, और एक और जगह कट कर रहा है टी बराबर 4 पे। तो टी बराबर 4 मान लो मैंने कहीं यहाँ बना दिया, ठीक है भाई, टी बराबर 4 मैंने कहीं यहाँ बना दिया। इसको चलो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, है ना। तो अब देखो आप ध्यान से, अच्छा उसके बाद चलो इधर वाले को भी देखना है तो इधर वाला भी देख लीजिए। देखिए भाई, वैसे तो ये ऐसे ही दिख रहा है आपको कि जब आप t की वैल्यू माइनस का लोगे,
ठीक है, समझ गए आप। टी की वैल्यू कितनी, -1 ले लोगे आप, सपोज -1 डालते ही देखो 5/5 एक आ गया, y बराबर 1 आ गया, है ना। तो -1 देखो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हिट एंड ट्रायल से देख लो। तो -1 क्योंकि दिख रहा है कि जब इधर 2 बार काटेगा तो इधर एक ही बार काटेगा, इतनी तो फील आ जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आ गई तो फिर हम एक ही पॉइंट आ रहा है तो वो हिट एंड ट्रायल से देखा जा सकता है। तो जैसे मैंने बोला -1, 1 पे ये काट रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की बात है, समझ गए आप, ये कुछ इस तरह की बात है। ये जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, -1, 1 देख लीजिए, है ना। टी की वैल्यू जब मैं -1 डालूंगा वो हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है, ठीक है। -1 डालने पे बनेगा 5/5 एक आएगा, और इस पॉइंट मतलब इस कर्व को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है -1, 1 देख लीजिए। एक्स टी की वैल्यू -1 डालोगे, मॉड ऑफ 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपने देखा जो हमारे पास इस तरीके की स्थिति आ चुकी। अब आ जाते हैं हम आगे की चीजों पे। देखो अब t <= 9 मतलब इधर चलना है, और इस पैराबोला के ऊपर की बात चल रही थी, है ना। तो ऊपर तो भैया ये है ना, इधर तो कुछ बाउंड हुआ नहीं। जो भी एरिया आपको बाउंड होते हुए दिख रहा होगा वो बेटा ये वाला दिख रहा होगा। बाकी आपको चेक करना है तो कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन से अपन देखेंगे भाई y <= ये, तो सीधे सीधे दिख रहा है 0 0 डाल दो आप, 0 0 डालोगे तो 0 0 6/5 इज ग्रेटर देन 0, तो भैया सही है, सही है कि नहीं सही है। तो इसका मतलब ये इस लाइन के नीचे का ही पार्ट बता रहा है, और इस पिंक ये क्या स्काई ब्लू वाले के ऊपर वाला बता रहा है, और इसके इधर बता रहा है। तो अल्टीमेटली यही वाला एरिया बाउंड होगा। आप कोई गलती से ये ना सोचा कि यहाँ से ले लोगे, तो भैया इसीलिए हमने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा सोच के देखें। इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो ये आप एक ट्रेपीजियम सा फील कर रहे होगे, तो इस ट्रेपीजियम के एरिया में से अगर मैं इसका एरिया यहाँ से और इसका एरिया यहाँ से हटा दूं तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाना चाहिए। तो एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड्स, मतलब 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम। ये देखो इसकी हाइट कितनी, 1 यूनिट, इसकी कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं। ये था अपना t बराबर 4, तो 4 डालोगे आप तो 2 मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ डाल दीजिए 4, 2 मिल रहा है। और यहाँ से भी देखो 2, 4 डालने पे 2 मिल ही रहा है, तो सॉल्व करने से आया ही था तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1+2, ये तो हो गया पैरेलल साइड्स का ये। और इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो इधर 4 चल रहा है, इधर 1 चल रहा है, तो टोटल ये कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5। इसके एरिया में से हमने क्या किया, इधर वाला घटा दिया, तो ये कौन सा आएगा एरिया, जरा देखें। देखो बेटा ये जो हमारा कर्व है वो कौन सा है, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का t है दोस्तों, क्योंकि t नेगेटिव है हमें पता है इधर, तो मॉड t जो है वो -t से खुल जाएगा। और ये वाला जो कर्व है y बराबर कितना है, √t है, सिंपली t पॉजिटिव है तो सिंपल ये लिखिए आप। उसके बाद देखो आप यहाँ से, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हमने क्या किया, ये देखो आप यहाँ से हमने सीधे सीधे ये -1 से लेके 0 में एक फंक्शन चल रहा है, इंटीग्रेट किया, अपर माइनस और नीचे तो 0 ही है, तो सीधे सीधे ये कितना आ गया, √−t dt आ गया। फिर उसके बाद हमने ये वाला भी घटाया, तो ये बेटा 0 से लेके 4 तक जा रहा है, और ये आएगा कितना, √t dt। बस ये अपन को इवेल्युएट करना है, बाकी अपना काम हो चुका है। तो ये देखो कितना आ गया, 15/2 आ गया, माइनस, अब इधर को देखो इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर -t की पावर कितना लिखा हुआ है ये, 1/2, इंटीग्रेट करने पे बनेगा बेटा कितना, 3/2 बनेगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सही बात है। और एक और ये माइनस जो है वो भी आएगा, ये ध्यान रखें आप, है ना। और नीचे बेटा हमारे पास -1 से 0 चल रहा है, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, t की पावर अगेन 3/2 आएगा, और नीचे भी एक 3/2 आ जाएगा, और ये 0 से लेके 4 चल रहा है। अब आप देखो बेटा 15/2 तो ये चल ही रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे जब मैं 0 डालूंगा तो आप देख रहे हो ये सब शहीद होके 0 बन जाएगा, और ये माइनस का जब मैं -1 डालूंगा तो ये 1 बनेगा, ठीक है। और एक काम करो 2/3 पहले ही बाहर निकाल दो, है ना। तो इसमें लिमिट डालोगे, जब 0 डाल रहे हो तो वो 0 हो गया, -1 डालोगे तो 1 की पावर 3/2 दैट इज 1, तो ये माइनस का ऐसे, ठीक है। और फिर आगे देखो यहाँ पे जैसे 2/3 है ही सही, 4 डालूंगा तो 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, वो कटेगा तो 2 की पावर 3, 8 बनेगा, सही बात है। तो फाइनली देखा जाए तो 15/2 में से क्या क्या घट चुका है, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16, और ये भी माइनस का ही है, तो 16 और 2 माइनस का 18, 18 बटे ये कितना है 3 है, तो 6 हो गया ना। तो 15/2 माइनस का 6 मतलब 12, 15 में से 12 का कितना बचा, 3, 3/2 बेटा इसका अपना आंसर बन जाएगा। तो ये अपना ए रिक्वायर्ड बनेगा, क्लियर है। तो दैट इज 3/2 मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा।
है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल वैसे ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं इस तरह के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला अपना सीक्वेंस एंड सीरीज से बोला गया है मान द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 + 1/1 + 2, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो आप देख रहे होगे अगर सेकंड टर्म की बात करें तो भैया पहले 2 नेचुरल नंबर जुड़ के डिनोमिनेटर में पड़े हुए हैं। थर्ड टर्म की बात करें तो हमारे पास पहले 3 नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में जुड़ के पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ टी आर, तो उसमें क्या होगा 1/1 + 2 प्लस, है ना, पहले आर नेचुरल नंबर जुड़ के पड़े होंगे, है ना। तो अल्टीमेटली दोस्तों क्या हो गया 1/, ये क्या हो गया सिग्मा ऑफ आर, जो कि क्या हो जाता है r × r+1/2, ठीक है ना, बाई 2 आया तो ऊपर चला गया। अब इसको आप सिंपल वीएन मेथड से करिए, जनरल टर्म में लिखोगे 2 अलग कर दीजिए, तो 1/r - 1/r+1, बोलो समझ गए ना आप ये। और इस पे क्या अप्लाई कर देना बेटा, सिग्मा अप्लाई कर देना, ताकि वो एसएन वैसन जो भी पूछा वो निकल जाए। तो एन टर्म्स का सम दिस इज इक्वल टू, देखो भाई ये अपना क्या है वी आर है, तो ये VR+1 है, ठीक है। कहाँ से चल रहे हैं भाई, 1 से लेके n तक जा रहे हैं, r = 1 से लेके n तक जा रहे हैं, r = 1 से लेके n तक जा रहे हैं, 2 बाहर, सीधे सीधे क्या सिखा रखा है, बड़े वाले में बड़ा डाल दीजिए, छोटे वाले में छोटा डाल दीजिए, दैट्स सॉल्व, है ना। तो टेलीस्कोपिक कटने वाली जो चीज़ है उसी के बाद का रिजल्ट अपन डायरेक्टली बता रहे हैं, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा, बस ये आंसर आ जाएगा। मतलब 2 × V1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 डालो 1 ही आएगा, माइनस का n+1 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो ये n+1 में से तो ये आ जाएगा, समझ गए क्या, 2n/n+1, 2n/n+1, तो ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बेटा बोला गया यहाँ पे आईटीएम x = अल्फा, ठीक है, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ हमें निकालना है ना। तो पहले तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास बेटा कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ x² प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, और देखो मल्टीप्लाई किया, माइनस का रहेगा सब कुछ, इधर लेके आ गए तो प्लस का हो जाएगा, 3 × cos इनवर्स ऑफ x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब हमें ये प्रॉपर्टी पता होती है π/2 वाली, मतलब साइन इनवर्स ऑफ कुछ कुछ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कुछ कुछ, दिस इज इक्वल टू π/2 रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो x² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x², तो एक कॉस इनवर्स इससे चुराया और इसके साथ मिलाया, उसको π/2 बोल दिया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक कॉस इनवर्स यहाँ पड़ा है, इधर से एक साइन इनवर्स चुराया, उसको मिला के बेटा π/2 बोल दिया, तो बेटा 2 बार π/2 हो गया। तो बचा कुचा क्या, बचा कुचा ये है 2 टाइम्स ऑफ, ये बचेगा 2 टाइम्स, 2 कॉमन लेके कॉस इनवर्स ऑफ x² हो गया बेटा, और ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बची वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x² बराबर, ये कट के कितना हो गया -π, और 2 से डिवाइड लगाया तो दैट इज -π/2। अब बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, देखो भाई साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होती है, सभी को पता है ना। इसकी मैं बात करूं बेटा, तो देखो भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पे देखो अंदर कॉस इनवर्स के अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x² आ रहा है, मतलब एक नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है। कॉस इनवर्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना, वो उसकी रेंज और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम इसका इनपुट दोस्तों देखें, है ना, अगर वो नॉन नेगेटिव है 0 से 1, तो उसकी रेंज आती है 0 से लेके π/2, ठीक है। और आज x² एक नॉन नेगेटिव इनपुट ही है उसका, तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके π/2 ही जाएगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि इन दोनों का सम मिलके -π/2 तभी पॉसिबल है जब ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू पकड़े और ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू पकड़े। इसका मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स x अगर -π/2 को बनाना है तो भैया सीधी सीधी बात है x हैज टू बी -1, x को -1 होना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो -1 डालने पे उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही भाई, -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर मतलब cos इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, जो कि 0 होता है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि x = -1 पर ये भी अपनी मिनिमम पकड़ रहा है और ये भी अपनी मिनिमम पकड़ रहा है, इसका मतलब x = -1 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि अल्फा के टर्म्स में बोल रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू आगे कितनी, -1, है ना। अब अल्फा की वैल्यू -1 अगर यहाँ पे आप रख दीजिएगा तो ये सिंपली बेटा बनेगा कितना, सेक इनवर्स ऑफ -1, और ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स ऑफ -1, और नीचे आ जाएगा कितना, cot इनवर्स ऑफ -1 माइनस का कोसेक इनवर्स ऑफ -1। क्लियर है। अब यहाँ पे एक एक करके उड़ा दो इन सब चीजों को।
सेक इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है दोस्तों, पाई। ठीक है, ये हमारे पास -π/4 बनेगा, तो इसको आप +π/4 कर दीजिए। और नीचे हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, 3π/4, है ना। आई थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। कोसेक इनवर्स ऑफ -1, देखो वैसे तो कोसेक इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, -1 बाहर निकाल दोगे तो बाहर आ जाएगा, है ना। और कोसेक इनवर्स ऑफ 1 जो है बेटा हमारे पास, वो कितना होता है ना, तो वो आप जानते हो भाई कि π/2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये π/2 डाल दीजिए और बस खत्म है खेल। उसके बाद सिंप्लीफाई करो, पाई 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 सब उड़ गया, देखो यहाँ से ऊपर कितना आ गया 5/4, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में 2 और 3 5, इधर आ गया और इधर आ गया 4। हाँ तो कट के ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया भाई, ये 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए। बाकी कैलकुलेशन तो सही करिए ना, मैंने कोई दिक्कत थोड़ी है। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन बोला है आई ऑल्टरनेटिवली टॉस अ फेयर कॉइन, है ना। तो एक फेयर कॉइन है बेटा, उसको एंड अ फेयर डाई अंटिल आई, ठीक है, और एक फेयर डाई है पासा। ठीक है, सभी का आपको सैंपल इसमें पता होता है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें हेड या टेल। फेयर फेयर है इधर। आगे बोला अंटिल आई आई इधर टॉस अ हेड और अ थ्रो अ 2। ठीक है, इफ आई टॉस अ कॉइन फर्स्ट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आई थ्रो अ 2 बिफोर आई टॉस हेड। तो कहने का सिंपल सा गेम है ना, गेम चल रहा है भाई, खुद ही बैठे बैठे क्या करें, एक पासा मिल गया, एक सिक्का मिल गया, खेलने लगे, है ना, वो वाली चीज चल रही है। तो आप ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भैया कॉइन से चालू करा, और बेसिकली कब तक ये चलता रहना है ना, कब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि हमें बेटा मतलब हेड आ जाए या फिर 2 आ जाए, वो तो चल रहा है। उसमें बोला आई टॉस अ कॉइन फर्स्ट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आई थ्रो 2 बिफोर आई टॉस हेड, मतलब 2 पहले आ जाना चाहिए टॉस में, हेड सॉरी 2 पहले आ जाए पासे पे कॉइन पे हेड आने से पहले। इस बात की प्रोबेबिलिटी चल रही है। तो आप सोच के देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे सर कॉइन से चालू करा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हेड नहीं आने दूंगा। हेड नहीं आया बार, हेड नहीं आएगा तो फिर मैं चाहूंगा कि अब जो है अगली बार में जो है वो, है ना, क्या आ जाए, 2 आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया जरूरी थोड़ी कि आ ही जाएगा, पॉसिबल है कि नहीं आए। तो हेड नहीं आया, पहले पहले राउंड, पहले चक्कर चल रहा है भाई, पहला चक्कर में ही जीत जाए, दूसरे चक्कर में जीते, तीसरे चक्कर में जीते, ये चल रहा है। पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में जीते, इस तरह की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट राउंड में जिता दिया, या फिर ऐसा हो सकता है दूसरे राउंड में जीते। दूसरे राउंड में जीतने के मतलब पहले राउंड में हारना पड़ेगा। हारना पड़ेगा मतलब कि भैया उसका वो नहीं आएगा जो वो चाहता है। ठीक है, तो हेड नहीं आया पहले राउंड में, और दूसरे पहले राउंड में ये भी नहीं आया, फिर वापस से चालू किया तो हेड फिर से नहीं आने देंगे, और फिर अब देखो 2 आ गया। या फिर क्या हो सकता है बेटा, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, दूसरे में भी हरा दो इसको, फिर ये तीसरे में जीत गया। इस तरह की बातें ये कर रहा है। ये हेड एच के ऊपर बार का मतलब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अब, है ना। तो बेटा हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, हेड नहीं आएगा तो टॉस आएगा, है ना, तो हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर 2 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, है ना। सब कुछ फेयर फेयर टॉस हो रहा है बेटा। उसके बाद देखो एच ना आए तो 1/2, और ये भी ना आए तो 5/6। ऐसे ही दोस्तों एच ना आए तो उसकी 1/2 होगी, और ये 2 आ जाए इसकी हो जाएगी 1/6। कुछ दिखा आपको। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, और ये काम अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक वो इंसान जीवित रहेगा तब तक ये खेलता रहेगा ऐसे ही, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एच और 2 का यही तो चल रहा है, इधर भी यही प्रोबेबिलिटी आएगी। 1/2 × 5/6, 1/2 × 5/6, तो मैंने क्या किया, 1/2 × 5/6 का स्क्वायर कर दिया। और ये तो है ही सही, है ना, एच बार और 2 दैट इज 1/2 × 1/6, और ये जीवन काल ऐसे ही निकल जाएगा इस बंदे का। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इसको P बोल देता हूँ, तो P बराबर बेटा हमारे पास, सुनिए ध्यान से, ये हमारी एक इनफाइनाइट जीबी बनेगी। देखिए ध्यान से, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इसको खा जाएगा, ये बचेगा 5/12। इसको इससे डिवाइड किया, ये इससे निकल गया, और यहाँ पे देखो एक स्क्वायर इससे कट ही जाएगा, तो 5/12। कॉमन रेशियो हमारा क्या आ रहा है, 5/12। तो फर्स्ट टर्म A/1 - R होता है ना, फर्स्ट टर्म 1/12 हो गया, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 5/12। तो दोस्तों ये आ जाएगा 7, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी बचेगी, 12 कट जाएगा। क्लियर है। अब इन्होंने कुछ कुछ आगे बोला होगा, नहीं बोला है, बहुत ही बढ़िया, तो ए आंसर आ जाएगा 1/7। देखिए भाई अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया,
अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए बी पूर्णांक है और a प्लस बी समीकरण इसका मूल है तो बी, अरे यार हिंदी में पढ़ लिया था, है ना। सपोज a एंड b आर इंटीजर्स एंड a प्लस बी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर क्या होगी वो आपको निकालना है। तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, ये नंबर थ्योरी का प्योर सवाल है। यहाँ पे a प्लस बी इसका रूट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि a प्लस बी का स्क्वायर सेटिस्फाई कराओ इसको, है ना। तो a इंटू ए प्लस बी बनेगा और यहाँ पे दोस्तों b बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ओपन करिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बनेगा और प्लस का a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बराबर 0 बनेगा। इनको इनको लपेटोगे तो 2a स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3ab बनेगा और प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी बराबर 0, ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि a एंड b आर द इंटीजर्स एंड दिस इज रूट, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो b को तो छेड़ेंगे नहीं, मतलब b तो एज अ कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो ये हम मानते हैं a में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन a, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अब सुनना ध्यान से, बेसिकली क्या होगा, ये a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू मैं निकालूंगा मान लो श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगा के। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहली बात a इंटीजर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो आएगा रूट ऑफ d, तो d हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर, तभी जाके इंटीजर बनने की चांसेस हैं, ठीक है। तो d को मैंने क्या कर दिया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो d जो होगा बेटा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मैंने मान लिया कि भाई d जो है वो कुछ k स्क्वायर वे स्क्वायर के बराबर है। अब डी आएगा कितना वो देखिए आप यहाँ से, है ना। ए को होल्ड पर डाल के काम करना भाई, ध्यान रखना। तो बेटा अब यहाँ पे ए और बी वही फॉर्मूले बोलते हैं, है ना। तो ये लफड़ा सा हो गया कुछ, है ना। तो ध्यान से देखिए बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3b है, तो बी स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर, सॉरी 3b का होल स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे 2 लिखा हुआ है, सी की जगह पे खुद बी स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू मैंने क्या किया बेटा, के स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली देखोगे आप तो 9b स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर और माइनस का 8b बराबर के स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेटा ये तो बन गया b स्क्वायर माइनस का 8b बराबर के स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसमें एक काम करो, ये भी इंटीजर है, सब इंटीजर इंटीजर है ना। तो एक काम करो, परफेक्ट उसका बना देते हैं। और ये देखो 2 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, 16, तो ये बनेगा b माइनस 4 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का 16, सॉरी प्लस का 16, ठीक है ना भाई। चलिए अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब देखो सिंपली आप क्या करिए, b माइनस 4 का स्क्वायर इधर रहने दीजिए और के स्क्वायर को इधर लेके आइए, दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीज लगाइए, है ना। मैंने क्या बोला था, नंबर थ्योरी का सवाल है ये आपको, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा, b माइनस 4 प्लस माइनस के, मतलब दिस माइनस दिस हो गया, दूसरा क्या आएगा b माइनस 4 प्लस के आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी कि 16 को कैसे कैसे लिख सकते हो, तो 1 इंटू 16 लिख सकते हो प्लस माइनस करके, समझ गए हो, मतलब 1 इंटू 16 लिख सकते हो, माइनस 1 इंटू माइनस 16 लिख सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 8 लिख सकते हो और माइनस 2 इंटू माइनस 8 लिख सकते हो, क्लियर है। और माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू 4 लिख सकते हो एंड फिर माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 भी लिख सकते हो। इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। हर एक के लिए हमें केसेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम कैसे तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो आप भाई, है तो ये भी एक इंटीजर और ये भी 2 इंटीजर का प्रोडक्ट है। हम देख रहे हैं 16 को 2 इंटीजर के प्रोडक्ट में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 16 और नेगेटिव वाला भी चलेगा ही, ठीक है भाई। इस तरह की बात ये होगी। अब जैसे हमसे पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, तो चलिए एक बार काम चालू करते हैं। अच्छा एक चीज नोटिस आप करो, चलो एक बार लिख के मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको खुद ही नोटिस हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले केस के बराबर किया तो 1 और यहाँ से आ जाएगा b माइनस 4 प्लस के को मैंने कर दिया कितना, 16, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप जब इन दोनों को ऐड करते हो तो 2b माइनस का 8 ये तो कट ही जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17। बोलो मामला खत्म है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इवन ये भी इवन, तो इधर ऑड है तो ऑड बराबर इवन कभी हो ही नहीं सकता, तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेम इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी जितनी भी वैल्यू बी की मिलेंगी, उनमें हमें देखना है बी स्क्वायर कब मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हम देख लेते हैं, तो ध्यान से देखा, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं या यहाँ 8 कर दूं, है ना, तो सम करने पे बेटा कितना आएगा, 2b माइनस 8 और ये बेटा 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्या दिख रहा है आपको? तो बी स्क्वायर यहाँ पे बेटा 81 बन जाएगा। और आप ध्यान से देखो अब आगे अब हो क्या रहा है, आगे देखो इन दोनों का सम 10 था, यहाँ पे इन दोनों का 8 हो रहा है, तो यही सम तो मैटर कर रहा है, यही सम तो बेटा मैटर कर रहा है। जैसे कि बाकी ये तो सब सेम ही है, 2b-8 आना ही आना है जब जोड़ेंगे अपन इधर। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो दो जो टुकड़े हैं, यहाँ पे 10 था, ऊपर तो ज्यादा था बट 17 था, 17 पे ऑड पे था, हमारा काम बन नहीं रहा था। यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, तो सम और कम हो गया, तो वैल्यू बी की कहाँ से ज्यादा आ जाएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू जो बी स्क्वायर की बनेगी 81 ही बनेगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। रही बात, अगर हम इनको फ्लिप करके भी देख सकते हैं, मतलब 8 इसको असाइन कर दे तो इसको, बट उससे भी वैल्यू पे कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा, जुड़ने के बाद तो वो 10 ही आने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता फिर हम अलग तरीके से बात करते, है ना। बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 81 आ जाएगी। और वो ऑब्वियसली बात है, कोई दे नहीं रखी, तो आंसर क्या आएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मेरे ख्याल से बेटा बात सभी को समझ में आ गई, है ना, और कोई केस इसमें नहीं बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने कि एक कंसीडर करो पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ द लीस्ट डिग्री, है ना, दैट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू 6 एट ये, मतलब पी मैक्स जो वैल्यू आ रही है बेटा वो 1 पे आ रही है, और वो कितने आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, कहाँ मिल रही है, 1 पे मिल रही है। इस तरह की बेटा बात कर रहा है। क्लियर है? तो कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे देखो इन्होंने बोला है मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 3 पे आ रही है, तो बेटा पी ऑफ 3 हमें दे दिया कितना, 2 दे दिया, जो कि मिनिमम है। आगे इन्होंने एक और चीज बोली है कि भैया लीस्ट डिग्री का ही हमें कंसीडर करना है, मैंने बोला ठीक है, उसके बाद हमें पी ऑफ 2 और ये सब निकालना है। तो देखो आप समझो, तो जो पॉलिनोमियल है उसका पी डेस एक्स क्या लिखोगे, इसके दो रूट हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा तो x-1 दिखेगा, और एक 3 हो जाएगा तो x-3 फैक्टर दिखेगा, और यहाँ पे कोई एक मैंने लेमडा लगा लिया। अब बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि लीस्ट डिग्री का मैंने मांगा है पी को, तो मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा डिग्री के, मतलब पी डेस एक्स को इतना ही कर सकते हो आप खींच के, आप और इसके ऊपर पावर वावर नहीं ला सकते, लगाना चाहो तो और पावर लगा लो, 3 5 ये सब नहीं कर सकते। क्यों? अगर ये मान लो ज्यादा डिग्री का हुआ तो भैया पी एक्स की डिग्री एक इससे और ज्यादा होगी, है ना। तो अल्टीमेटली हम मिनिमम जितना रखेंगे पी डैश एक्स की डिग्री को, उतना ही हमारे लिए पी एक्स भी लेस्ट आएगा, ये मिनिमम है अभी। तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू ये, पहले इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये पी डैश एक्स है दोस्तों, इंटीग्रेट कर दिया तो पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, लेमडा इधर गया, ये बनेगा x³/3 माइनस का 4x²/2 प्लस का 3x आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c अपन ने डाल दिया। ये ठीक है। अब यहाँ से करके वैल्यू निकाल दो, आपको 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो p ऑफ 1 जो आएगा वो आएगा 6, तो यहाँ 1 डालूंगा तो लेमडा इंटू 1/3 माइनस का 2 प्लस 3 प्लस c आ जाएगा, है ना। ऐसे ही p ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 2, तो वो आ जाएगी बेटा कितनी, 2 आ गई ना यहाँ से, तो पी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए आप, 8/3 आ जाएगा माइनस का, ये तो कट ही गया, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, और प्लस का बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस का सी आ जाएगा। बस ये आ गया यहाँ से। तो लेमडा और सी में दो इक्वेशन है, लेमडा और सी में दो इक्वेशन है, लेमडा और सी निकल जाएगा, लेमडा और सी निकलते हमारे पास पूरा का पूरा पी एक्स पता चल जाएगा, और इसका पी ऑफ 2 p-0 निकाल सकते हो। अब टाइम भी हो रहा है तो आप इसके आगे बेटा खुद कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बेटा हमें बोला गया है कि इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन एल इज अ डबल, अच्छा एज दैट ऑफ अ लाइन दिस, है ना। भाई इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो एक्स भाई 12/3 करेंगे 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12/4 करेंगे 3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो कोई भी लाइन उस लिख रहे हैं, है ना, उसमें बोला गया इसका एक्स इंटरसेप्ट इस वाली का डबल है, तो ये 8 आ जाएगा। और आगे इन्होंने बोला है बाई इंटरसेप्ट ऑफ हाफ ऑफ दिस लाइन, तो इसका हाफ का मतलब इसका, ये क्या सवाल था यार, कोई कोई सवाल इतना बढ़िया, कोई कोई सवाल इतना वैसा, कोई नहीं, सब लोगों के लिए सवाल होते हैं ना। तो ये वाली लाइन बनेगी। अब इन्होंने बोला स्लोप बताइए इस लाइन की, तो स्लोप क्या आ जाएगी,
एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव नीचे आ जाएगा वाई के कोफिशिएंट से, तो वाई का कोफिशिएंट में कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/16, -3/16। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, डेली डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बोला है जेड पूर्णांक, हाँ, लेट आर बी अ रेशन डिफाइंड ऑन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, कुछ इस तरीके से है जहां पे एक्स प्लस 2y जो है वो डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 के टाइप का है, कि यहाँ पे आपको इंटीजर का सेट। तो हमें पूछा गया है कि भाई कौन सी रिलेशन होगी, मतलब वही ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, है ना, अगर ये तीनों हो जाती तो देन इक्विवेलेंस वगैरह वगैरह। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए टेस्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों टेस्ट करोगे तो आप लिखोगे x रिलेटेड टू x कर दोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे y की जगह भी कर दिया तो 3x जो नंबर आया है, देखो ध्यान से 3x, x खुद एक इंटीजर है, तो भैया ये हो गया ना 3 के टाइप का, 3 इंटू इंटीजर टाइप का, हाँ तो ये भैया 3 से डिविजिबल है, तो रिफ्लेक्सिव शो करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, अगर x रिलेटेड टू y है जहाँ पे x प्लस 3y जो मिल रहा है आपको वो 3 के टाइप का मिल रहा है, तो डज दिस इम्प्लाई कि y रिलेटेड टू जब x होगा, तो आप देखो पहले x था तो यहाँ आ गया, मतलब दूसरे वाले का कोफिशिएंट 3 करना, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 3x आएगा। क्या ये भी बेटा 3 के टाइप का होगा, ये हमें जानना है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करिए x के वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये तो आपको गिवन है ना, तो x के वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे तो y प्लस 3 इंटू एक्स पे कितना आ जाएगा बेटा 3k माइनस 3y। देखा आपने, सही बोल रहा हूँ मैं, x की वैल्यू उठा के हमने यहाँ डाल दी। अब आप देखिए ये हमारे पास कितना बन गया y प्लस 9k माइनस का 9y, सही है। अच्छा 3 नहीं था यार, 2 था, सॉरी 2y है, वही मैं घपला हो रहा है कुछ कुछ। देखो भाई ध्यान से, x प्लस 2y बराबर 3 के था ना, तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस 2x, इसके बारे में बताना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन x की वैल्यू डाली, तो y प्लस 2 इंटू एक्स के पे कितना डालूंगा 3k माइनस 2y डाल दिया, तो आप देखेंगे तो y प्लस 6k माइनस का 4y, मतलब बेसिकली 6k माइनस 3y बन गया ये। ध्यान से देखिए ये पूरा 3 कॉमन आ जाएगा, 2k जो बना उसको k डैश बोल दिया माइनस का y, ये इंटीजर आएगा, तो ये भी आ गया ना 3 का मल्टीपल, तो आपने दिखा दिया कि हाँ जो y प्लस 2x जो है वो भी 3 का मल्टीपल आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन भी अपना बेटा कैसा है, सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे कि अगर इफ x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा भाई, पहले वाले का कुछ नहीं करते दूसरे वाले का करते हैं ना, तो 2y बराबर ये कुछ हो गया 3k1 टाइप का, इधर से दोस्तों क्या आ जाएगा y प्लस 2z बराबर 3k2 टाइप का, ये गिवन है आपको, है ना। तो डज दिस इम्प्लाई कि डायरेक्ट कनेक्शन x रिलेटेड टू z, मतलब x प्लस 2z भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, ये बताना है आपको। तो आप एक काम करो, यहाँ से x की वैल्यू डालो और यहाँ से मान लो z की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, तो सब कुछ y में आ जाएगा और वहां से देख जाएगा y और k1 k2 में। तो x की वैल्यू उठा के यहाँ से डालूंगा तो 3k1 माइनस का 2y बनेगा, है ना, और यहाँ से देखोगे तो 2 इंटू, यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 इंटू, सही ना, ये बन गया अपने पास 3k1 माइनस 2y, तो ये आ गया x की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू देखोगे, मतलब सीधे सीधे 2z ही डाल दो आप, तो 2z बेटा कितना आ जाएगा 3k2 माइनस y आ जाएगा। यहाँ से देखो आप 3k1 प्लस 3k2 माइनस का 3y बन गया, तीन पूरी तरीके से कॉमन निकल रहा है, बाकी k1 k2 y जो है सब इंटीजर है, तो ये अपना 3 का मल्टीपल बन गया। समझ में आ रही है, 3 के टाइप बन गया, तो भैया ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब तीनों शो कर रहा है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस शो कर जाएगा। तो आपने आई थिंक ये देख लीजिए ये क्या चल रहा है भाई, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स कर दिया, आर एक सम, मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई, सी इसका आंसर बनेगा दोस्तों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है क्या कि यदि लेट एम जो है विद द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल, तो कोई सर्कल आपको दे रखा है,
तो सर्कल का सेंटर यहाँ से निकल जाएगा बेटा, x का नेगेटिव का आधा और y का नेगेटिव का आधा, तो -5 -4। आगे बोला है एम बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो मान लीजिए ए बी कॉर्ड ये रही और उसका जो मिड पॉइंट होगा वो ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -7/2 -5/2। क्लियर है। आगे बेटा बोला गया है इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए आप देखो ना, आपको पॉइंट तो पता ही है ना लाइन पे, आपको स्लोप चाहिए और आप ये प्रॉपर्टी जानते हो, अगर यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो मिड पॉइंट एम पे जाके ही मीट करेगा, है ना। तो ये सेंटर है मान लो सी, तो आपको सी एम की स्लोप पता है क्या, वो कितनी आ जाएगी, देखो दिस माइनस दिस किया तो माइनस का 4 प्लस का 5/2 अपॉन दिस माइनस दिस किया तो माइनस का 5 प्लस 7/2। तो अल्टीमेटली देखो कितना आ गया, -8, तो माइनस का 3/2 इधर से आ गया, -10 तो माइनस का 3/2 यहाँ से आ गया, तो ये बन आ गया। तो इसकी स्लोप अगर 1 आ रही है तो बेटा इसकी स्लोप क्योंकि परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी दोस्तों ये आएगी कितनी, -1 आ जाएगी। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y प्लस 5/2 दिस इज इक्वल टू माइनस का ये और यहाँ पे आएगा x प्लस 7/2। क्लियर है, बस यही बन गई। आप इसको उधर ले आइए तो x प्लस वाई प्लस 7 और 5 12, 12/2 6 बराबर 0 आ गया। अब हमें कंपेयर करना है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 बराबर 0 से। तो इसके लिए आप एक काम करो, 6 से डिवाइड कर दो तो x/6 आ गया, ऐसे ही y/6 आ जाएगा एंड ये 1 बन जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख जाएगा a और b दोनों बराबर है और वो 1/6 के बराबर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 3a प्लस 3a मतलब वो हो गया 6a। a की वैल्यू कितनी है ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1। तो 1 मतलब पहला आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या दे रहा है ये, बोला गया डेल्टा एक्स बराबर ये दे रखा है कैपिटल एस नोट द सम ऑफ ऑल द को फैक्टर ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ इन डेल्टा जीरो, मतलब जीरो डालने के बाद। तो डेल जीरो आप समझ में आ रहा है क्या होगा, डेल जीरो बेटा सिंपली एक्स एक्स में सब जीरो डल जाएगा। तो ये वाली पहली वाली कॉलम में बनेगा अल्फा बीटा गामा, दूसरे वाले में बनेगा थीटा पाई और ये क्या है शाइन, और ये बेटा क्या है लैम्डा म्यू न्यू। ठीक है भाई, ये बन गया। सही है। तो आगे बोला है एस डिनोट द सम ऑफ ऑल द कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट इन दिस एंड डैश डिनोट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। देखो भाई जो कैपिटल एस होगा वो समझ में आई गया होगा आपको क्या है, कि हर एक का वो आएगा क्या बोलते हैं इसको, कोफैक्टर का सम। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको 5 इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ऐसे करके 9 आएंगे और ये गंदे गंदे से ही आएंगे, ये ऐसे ऐसे करके आएंगे। ठीक है ना। अब ये जो 9 टर्म्स आएंगे उनका सम कैपिटल एस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑप्शंस के हिसाब से देखिए एक बार, ऑप्शन में आप देखोगे तो डेल्टा एस एक्स बराबर डेल्टा 0 है और डेल्टा ये सब है। मेरे ख्याल से डेरिवेटिव तो कर ही लेते हैं एक बार, तो एक बार डिफरेंशिएट तो मार ही देते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट इसको मारा, तो देखो अब डिफरेंशिएशन जब आप करोगे दोस्तों तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा काम करना पड़ता है। क्या काम करोगे बताओ, डिफरेंशिएट करते समय आपको देखना पड़ेगा भाई कि किसी रो के अबाउट अपन को काम करना पड़ेगा। मतलब किसी रो के अबाउट कर लो या कॉलम के अबाउट कर लो, जैसे भी चाहो आप। अगर इसको अल्फा बीटा गामा अच्छा लग रहा है ना तो इसी को पकड़ के कॉलम के अबाउट डिफरेंशिएट मारते हैं। पहले इस वाले कॉलम के अबाउट मारेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे, फिर इसके अबाउट मारेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे, फिर इसके अबाउट मारेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ पहले वाले को करूंगा तो अल्फा बीटा गामा तो सब निकल लेगा, इसका कितना आएगा 1 1 1। इधर से कितना आ जाएगा थीटा प्लस एक्स आएगा और ये बेटा ये आएगा 5 प्लस एक्स आएगा और ये साइन प्लस एक्स आ जाएगा। इधर से लैम्डा प्लस एक्स रहेगा ही रहेगा और ये म्यू प्लस एक्स रहेगा, दैट इज न्यू प्लस एक्स रहेगा। अगर मैं दूसरे वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करता हूँ दोस्तों तो पहला जो है उसको कुछ नहीं करूंगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा गामा प्लस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करने पे ये 1 बनेगा 1 बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस एक्स आएगा, ये ऐसे ही रहेगा म्यू प्लस एक्स रहेगा और न्यू प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, साथ ही तीसरे वाले के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो अल्फा प्लस एक्स हो गया बीटा प्लस एक्स
में कुछ नहीं करेंगे, गामा प्लस एक्स में कुछ नहीं करेंगे, पहला और दूसरे वाले में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। और ये वन 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 बन जाएगा, यहां तक समझ में आया, ये डेल्टा एक्स निकला है। अब मैं देख रहा हूँ कि डेल्टा एक्स तो चलो निकल आया, थोड़ा और हल्का करा जा सकता है अभी इसको, है ना। कैसे करोगे हल्का बेटा, तो वो आप ऐसे देखो, हर एक में आप वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते चले जाइए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कॉलम टू कॉलम टू माइनस एक्स इंटू कॉलम वन, ठीक है ना। तो मैं देखो वो जो डिटरमिनेंट पड़ी है ना डेल्टा जीरो वाली, तो उसी के फॉर्मेट में चीजें बनानी है, तो आपको देखना पड़ेगा एक्स एक्स सब गायब करना पड़ेगा हर एक से, यहाँ पे एक्स एक्स सब गायब करना पड़ेगा। तो आप देखोगे C2 को हमने क्या किया, x इंटू सी, मतलब यहाँ x से मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये घटाएंगे तो x x चला जाएगा, है ना। ऐसे ही चलो C3 में भी आपने कर दिया, C3 गोज टू C3 माइनस x इंटू सी, क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, डेल्टा x डैश जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू, हमारे पास इसमें से चला गया तो ये सिंपली थीटा फाई साई बचेगा, और यहाँ पे भी देखो लैम्डा म्यू न्यू बचेगा, और ये सिंपली वन 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 बचेगा। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, बट अब उसमें क्या होगा, हम जो घटाएंगे वो x इंटू कॉलम टू में से घटाएंगे, यहाँ पे x इंटू कॉलम थ्री में से घटाएंगे, कौन, दोनों को, रिमेनिंग दो कॉलम को। आपको पता है कि भाई एक्स एक्स गायब होने वाला ही है, तो जो बचने वाला है वो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बचेगा, यहाँ वन 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 बचेगा, और लैम्डा म्यू न्यू बचेगा, और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा बचेगा, और थीटा फाई साइन बचेगा, और यहाँ वन 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 बचेगा। इस तरीके से दोस्तों ये बनेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डेल्टा एक्स, डेल्टा डैश एक्स जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ गया। अब एक बात नोटिस करना, जैसे अगर जस्ट इन केस मैं अगर ओपन कर देता हूँ, मान लो इसको, ठीक है, मान लो मैंने इसी वाले कॉलम के अबाउट ओपन करी, तो ये ऐसे जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा, एक वन इंटू से, उसके बाद इसके अबाउट करेंगे तो माइनस लगा के ये बोलो दिस इंटू दिस, मैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको तीन टर्म ये दे देगा, ये इंटू इंटू माइनस इंटू इंटू वाले जो है तीन टर्म ये दे देगा, तीन टर्म ये दे देगा, तीन टर्म ये दे देगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही 9 के 9 टर्म वहां से आने वाले हैं जो कोफैक्टर्स है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो लिखा हुआ है बेसिकली वो हमारा सिंपल कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, देख लीजिए, सिंपल कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अब आप ओपन करोगे यहाँ पे पहले वाले से भी तीन टर्म आते हुए दिखाए ना अभी, ठीक है, इसमें दूसरे वाले कॉलम के अबाउट ओपन करोगे फिर से तीन टर्म आएंगे, इसमें भी थर्ड वाले के अबाउट ओपन करोगे फिर से तीन टर्म आएंगे, तो मोटा मोटा तीन 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 नौ टर्म यहाँ से आ गए, और वही नौ टर्म यहाँ से आएंगे, ठीक है। मतलब इसका जो को फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, इसका आएगा, समझ रहे हो। ऐसे कर हर एक के को फैक्टर का सब नौ को फैक्टर है, और नौ को फैक्टर यही बनेंगे, है ना। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एस। तो हमारे पास सिंपल अब सवाल हो गया, अब कुछ बचा नहीं सवाल में, हमारे पास ये आ गया डेल्टा ये वाला चीज इज इक्वल टू एस, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ डेल्टा एक्स, है ना, बराबर एस इंटू डी एक्स, ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेट किया तो ये सिंपली डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये एस इंटू एक्स आ जाएगा, है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन एस तो बाहर निकल गया, एस तो कोई एक्स का फंक्शन थोड़ी है दोस्तों, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब हमें निकालने के लिए, निकाल लीजिए आप, क्या निकाले बताओ, x बराबर चलो जीरो डाल देते हैं इसमें, है ना। तो x बराबर जीरो डालूंगा तो डेल्टा जीरो की वैल्यू इधर तो जीरो हो गया, c आ जाएगी, तो c की जगह मैं ये भी रख सकता हूँ, मतलब डेल्टा x जो आएगा वो आ जाएगा s इंटू एक्स, बेसिकली s इंटू एक्स ही रहने दो इसको, नहीं तो कुछ अलग समझ लेगा बच्चा। तो और ये बेटा क्या आएगा, डेल्टा जीरो आ जाएगा, बस ये वाला चीज निकल के आ जाएगा, समझ गए आप कहाँ आ रहा है ये वाला। हाँ पहला सी पार्ट में आप देख पा रहे हो, और हाँ डबल डेरिवेटिव इसका जीरो भी होगा, सही बात है, डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, समझ गए ना आप। ये कांस्टेंट है, आप एक और बार डिफरेंशिएट मारोगे बेटा तो वो बेटा जीरो ही आएगा, और वो आपको जरूरी नहीं है एस डिकोड करने के बाद पता चलेगा, वो तो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी एक्स है क्या नहीं है, डिफरेंशिएट मारोगे विद रेस्पेक्ट टू जीरो आएगा, तो ये तो सही था ही सही। अच्छा डी में भी दे रखा था, कोई बात नहीं, क्लियर है भाई ये सब चीजें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों बढ़िया, तो ये अच्छा सवाल निकल जाता है। और अभी अपन ब्रेक लेते हैं और फिर वापस से इसी पेपर को और कंटिन्यू करेंगे, एक और क्लास है अपनी अभी, आई थिंक 15 सवाल ही हुए हैं क्या, 16 हो गए ना, तो कुछ सवाल ये करेंगे देन फिर अपन जो है वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंडिकेशन की भी कुछ सवालों की जो प्रैक्टिस अपन रह गई थी वो कंटिन्यू करेंगे।
हेलो।